नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से कोई अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से नहीं दे पा रहा था, लेकिन काफ़ी कई घटनाक्रम बीच में घटे हैं और आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे। 17 नवंबर को सेबी सहारा केस की जो सुनवाई हुई थी, उसके ऑर्डर की कॉपी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, लेकिन सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में जो डील होनी है उससे संबंधित जो भी बातें हुई वो लगभग मीडिया में वायरल हुआ और सभी के पास इसके बारे में सारी सूचना पहले से ही उपलब्ध है। साथियों, जो 34 प्रॉपर्टियां जिनके अलग अलग दावेदार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचे हैं, क्या इन प्रॉपर्टियों को कपिल सिब्बल जी के मुताबिक जो उन्होंने उस समय कहा कोर्ट के अंदर रेफरेंस दिया कि कई इसमें जाली दस्तावेज हैं, यानी कि कई दावेदार जो कि देश की सर्वोच्च न्याय देने के स्थान पर उस डील के डॉक्यूमेंट मौजूद हों और उसमें से 34 प्रॉपर्टियों का कोई अलग से दावा करने पहुंच जाए और वो जाली दस्तावेज गलत डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचे। क्या ये संभव है? और सहारा का ये सोचना है कि जो प्रॉपर्टियों की डील अडानी ग्रुप के साथ हो रही है, कौन विवादित है कौन विवादित नहीं है, इसको बिना समझे जाने किसी और का मालिकाना उस जमीन पर है कि नहीं है, इन तथ्यों को बिना परखे कोर्ट एक सामूहिक आदेश इस डील को दे दे ताकि सहारा ग्रुप अडानी ग्रुप के बीच की डील हो जाए और केस सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जो कमेटी बनाई जाएगी वो देखती रहे। ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है इन बातों के लिए कि सहारा का किया धरा, जिसका परिणाम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे निवेशक भोग रहे हैं, ठीक उसी तरह से एजेंट और ठीक उसी तरह से सहारा के एम्प्लॉइज। दिखाने को तो ये दिख रहा है पूरे देश को कि ये सभी के हित के लिए किया जा रहा है, जबकि सबसे पहला उनका उद्देश्य यही है कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन 2011-12 से लगातार चला आ रहा है, 25,000 करोड़ रुपए जमा करना और उसमें से 9,000 करोड़ रुपए जो नहीं जमा हुआ है, पहले उस कंटेम्प्ट पिटीशन को क्लोज कराया जाए ताकि सेबी सुप्रीम कोर्ट से वो केस नंबर 412, 1820, 1822 से बरी हो। किस ट्रांसपेरेंसी तरीके से भुगतान हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। सीआरसीएस पोर्टल जिस तरीके से भुगतान हो रहा है, मजबूरी का आत्मसंतुष्टि है पूरे देश के अंदर। सिर्फ जितने लोग भी ये कह रहे हैं कि आंशिक भुगतान ही सही लेकिन कुछ तो मिल रहा है, मैंने भी बहुत महीनों पहले वीडियो में अपने कहा है कि कुछ ऐसा पहल हुआ है कि जिसके वजह से कुछ लोगों को आंशिक भुगतान हो रहा है, लेकिन समस्या का हल ये नहीं है। समस्या का हल है कि जो भी सहारा के तरफ से बिजनेस किए गए, उसमें अलग अलग प्लान स्कीम चलाई गई, उन सभी निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा, उसमें उस बिजनेस के लिए दिलो जान से मेहनत करने वाले, घर घर जाने वाले एजेंट का कमीशन रुका हुआ कैसे मिलेगा, और उसमें काम करने वाले दिन रात एक करके ऑफिसों में जूझने वाले कर्मचारियों का पैसा कैसे मिलेगा। अगर इन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी होती सहारा ग्रुप की तरफ से, जो सीआरसीएस पोर्टल पर डेफिशिएंसी है वो क्या रहती अभी तक? आपको विश्वास हो रहा है कि अगर सहारा अपने पक्ष को मजबूत करना चाहती, अपने निवेशकों के हित के लिए सोचती, तो 2 वर्ष तक इन सारी समस्याओं का निदान करके सीआरसीएस पोर्टल पर अपने सभी निवेशकों को वैध नहीं ठहराया गया होता। जो समस्या 2011-12 में थी, 3 करोड़ के आसपास निवेशक को सेबी के सामने वो सही प्रमाणित नहीं कर पाए, ठीक उसी तरह से क्या आपको नहीं लगता कि सीआरसीएस पोर्टल पर लगभग 5.5 करोड़ के आसपास में, उसमें से 5 करोड़ निवेशकों को अब भी एक लीगल जमाकर्ता, वैध जमाकर्ता, वास्तविक जमाकर्ता सहारा का नहीं माना जा रहा है, डाटा मौजूद नहीं है, इस तरह का रेफरेंस उसमें मिल रहा है। तो अगर सहारा सही रहती तो 2 वर्ष के अंदर इन सभी लोगों का डेफिशिएंसी तो कम से कम सही की होती। फंड की कमी है, पैसा मिलने में देर होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों कि ये सोसाइटीज के वैध जमाकर्ता नहीं है? क्यों 4 महीने से ऊपर हो गया, सिर्फ मीडिया के कर्मचारी अनशन पर हैं। कितना वो तकलीफ में है, तकलीफ में क्यों न कहा जाए उनको। एक देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी रह चुकी सहारा, जिनके कुछ 100 मीडिया कर्मी कई महीने से लगातार अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, जो मेहनत कर चुके हैं उसका पैसा मांग रहे हैं, लेकिन प्रबंधन मिलने नहीं जाता। तो ऐसे प्रबंधन से कभी आप उम्मीद रखते हैं कि वो ईमानदारी से बुला करके अपने कार्यालय में सबके घर घर जाके
पैसा देगा। जो ये डील होने जा रही है फंड की कमी दूर करने के लिए, उसमें अपने सभी कंपनी के प्लान के डेटा का जिक्र ही नहीं है। कितना करोड़ रुपए इनको भुगतान करना है, कितने करोड़ निवेशक हैं। एक कंपनी जब डील करने जा रही है, अपनी नामी गिरामी संपत्तियों को एक दूसरे ग्रुप के साथ सेल करने पर प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुहर लगाना चाहती है, तो क्या उसकी देनदारी तय नहीं होनी चाहिए? कि हमारे पूरे देश के निवेशकों की, एजेंट की और कर्मचारियों की कितनी लायबिलिटी है, ये स्पष्ट पहले ही होना चाहिए कि नहीं? कितने लोगों ने कहा है कि 34 प्रॉपर्टियां अगर दागदार निकली हैं जिसके कई दावेदार पहुंच रहे हैं, तो 54 प्रॉपर्टियों की डील को करा दी जाए। तो साथियों, आप सोचिए कि अगर 14 अक्टूबर की सुनवाई में अगर इन 88 प्रॉपर्टियों की डील पर मुहर लग गई होती, तो इन 34 प्रॉपर्टियों के जो कई दावेदार वहां पहुंचे हैं, इनके ऊपर क्या बीतती, ये क्या करते फिर? अभी तो प्रॉपर्टी इनके पास है, अपना पेपर लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन अगर डील हो जाती तो उसके 3 दावेदार हो जाते। फिर अभी तक सिर्फ सहारा है और जिन्होंने जमीन खरीदा है वो दावेदार हैं, और ये हैंड ओवर हो जाती अडानी ग्रुप को, तो फिर ये मामला कितना बुरे तरीके से और उलझता। अब तक सहारा के प्रॉपर्टियों की बिक्री में लगातार होता आ रहा है कि सर्किल रेट से काफ़ी कम पर बिक्री होती जा रही है। ऐसा न हो कि जो देनदारी है सहारा की उससे कहीं काफ़ी कम ये डील का अमाउंट हो। तो साथियों, डील के पहले जांच जरूरी है प्रॉपर्टियों की, क्योंकि अगर मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर 14 अक्टूबर को ये डील हो गई होती, जिन 34 प्रॉपर्टियों पर दावेदार पहुंचे उनके ऊपर क्या बीतती। ये डील ही बिना किसी ट्रांसपेरेंसी लीगल फैक्ट को चेक किए ही किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ केस को उलझाए रखना और लंबे समय के लिए समय लेना फिलहाल में मकसद है। अभी इस डील को होते हुए कोई भी एक कानूनी समझ रखने वाला व्यक्ति कभी मान ही नहीं सकता कि यह डील इतना जल्दी फाइनल हो जाएगी, जैसा देखने को 14 अक्टूबर को मिला, फिर उसके बाद 17 नवंबर को मिला। और इनका जो ईडीज के साथ केस चल रहा है कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट में, उसमें तो ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा की राह आसान हो गई, उनको जमानत मिल गई, लेकिन वही अनिल अब्राहम को किसी प्रकार से कोई रिलीफ नहीं मिला है। केस क्रमशः आगे बढ़ता जा रहा है, डेट उसकी एक्सटेंड होती जा रही है, और सबसे बड़ी सूचना आप तक पहुंच चुकी है कि सहारा श्री जिनको कहा जाता था, उनके बहुत ही क्लोज रहने वाले ओपी श्रीवास्तव जी ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन आज के हिसाब से जो माहौल है सहारा ग्रुप का और भुगतान के आस लगाए लोग बैठे हैं, दिखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि गिरफ्तारी हुई है तो आशा की किरण जगी है कि भुगतान होगा। लेकिन साथियों, बीच में इतना समय कानूनी दांव पेच चलाते हुए खींचा गया है कि ओपी श्रीवास्तव के नाम से प्रॉपर्टी तो दिखी ही नहीं। सिद्धार्थनगर कोर्ट का जब आदेश हुआ कोर्ट करने का, तो इनके पैतृक आवास और कंपनी से संबंधित दस्तावेज में कहीं भी इनके नाम से प्रॉपर्टी, इनके रिलेशन के किसी भी लोग के नाम से प्रॉपर्टी नहीं मिली। और जो घटनाक्रम है 2011 से, ये सारे फैक्ट सामने हैं सबके, और ये आरोप ईडी अपने चार्जशीट में लगा भी चुकी है। समस्या ये है कि तब 2008 में और अब 2025 तक के बीच में जो इनकी प्रॉपर्टियां हैं, इसमें ज़्यादातर बिक्री हो चुकी हैं या कहीं न कहीं गिरवी हैं। इतने बड़े समय के बीच में, जो मैं अपने वीडियो में लगातार कहते आता हूं कि केस को इतना लंबा इसलिए खींचा जाता है कि बीच में उनको रिलीफ लेने के लिए एक खाका तैयार किया जाए, केस को कमज़ोर करने के लिए एक मजबूत बेस बना लिया जाए, जो कि उनको जेल भिजवा सकता है। उस बेस एविडेंस को सामने से हटा दिया जाए, और जो प्रॉपर्टियां हैं जिसके बिक्री से निवेशकों को, एजेंट को और कर्मचारियों को पैसा देना पड़े, उस प्रॉपर्टी को कम ज़्यादा किसी भी तरीके से अपने हित के लिए या तो सेल कर दो या गिरवी रख दो। और आज अपनी सारी प्रॉपर्टियां लगभग बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट लेकर के पहुंची हैं, तो सबके नज़र में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सहारा ग्रुप दिख रहा है। लेकिन 2008 से 2025 के बीच में वो सब हो चुका है जो कहीं न कहीं जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनसे सभी का हित जुड़ा हुआ है, वो मिसिंग हो रहा है। जो एविडेंस है वो इतने फैक्ट नहीं हैं, क्योंकि जो जमानत दिया है सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता ने ब्रोकर जितेंद्र प्रसाद वर्मा को, जो टिप्पणियां हैं उसमें ये दिखाता है कि उस ब्रोकर का सहारा से कोई ऐसा नज़दीकी संबंध नहीं था जिससे सहारा को
वो अरबों खरबों रुपए का प्रॉफिट पहुंचा चुका है पहले। ओपी श्रीवास्तव सहारा के सर्वे सर्वा में एक, सहारा जो कि कभी सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनी कहलाती थी और आज भी उसके क्लोज लोग कहते भी हैं, उन ओपी श्रीवास्तव के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो एक मौखिक रूप से, सिर्फ लिखित रूप से वो प्रूफ नहीं है, या है भी तो उसको साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कोई लीगल एविडेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा जंजाल बुना गया है, इतना बड़ा जालसाजी किया गया है, इसमें इतने किरदार हैं कि सबके गर्दन तक ईडी के, यहाँ हमारे भारत के जांच एजेंसियों के हाथ पहुंचेंगे ही नहीं, कुछ तक पहुंचेंगे तो साबित नहीं होंगे कि उन्होंने गलत किया है। और देश की निचली अदालतें निवेशकों के पेमेंट का वर्षों तक केस चलने के बाद आदेश दी हैं, नहीं हुआ। कुर्क करने का आदेश दी, नहीं हो पाया, प्रॉपर्टियां नहीं है इनके नाम से। ये साबित करता है कि गिरफ्तारियां होंगी तो दिल को सुकून मिलेगा, उम्मीद जगेगी, लेकिन जब कोर्ट के समक्ष एविडेंस की बात आएगी तो शायद मुझे लगता है कि हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के हाथ खाली मिलेंगे। आज नहीं कल तो इनको जमानत मिलेगी। प्रॉपर्टियां इतने वर्षों के बीच में सभी कहीं न कहीं एक विवादित स्वरूप ले चुकी हैं, सभी लगभग ज़्यादातर इसमें डिस्प्यूटेड हैं, और कुछ प्रॉपर्टियां होंगी तो उनसे पूरे देश के करोड़ों निवेशकों का, लाखों कर्मचारियों का, लाखों एजेंटों का भुगतान शायद मुश्किल होगा। सीआरसीएस पोर्टल पर 10 लाख रुपए तक का अपडेट हो गया है। ये खुशी की बात है कि 10 लाख रुपए तक जिनका बकाया सहारा के ऊपर कम से कम है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिनका 10,000, 50,000 या 4,99,000 रुपए तक लगभग सहारा में जमा है, जो कि अवैध जमाकर्ता के रूप में पिछले 2 वर्ष से पड़े हुए हैं, उनके डेफिशिएंसी को सही नहीं कराया जा रहा है। 10 लाख का अपडेट आ गया कि आप आवेदन करिए। ये एक डेटा कलेक्शन सिर्फ है, दिल को सांत्वना देने वाला है, लेकिन इससे निवेशकों को पैसा मिलता नहीं दिख रहा है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है सीआरसीएस पोर्टल में कि लगभग 94-95% जनता देश की सहारा के निवेशकर्ता अवैध साबित कर दिए गए हैं, और देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी सहारा अपने निवेशकों को वैध 2 वर्ष में नहीं ठहरा पाई है। और कंटेम्प्ट पिटीशन केस नंबर 412 से भी सहारा केस, जिसकी अगली सुनवाई की डेट 5 जनवरी 2026 है। वहीं कंटेम्प्ट पिटीशन 1820, 1822 जो 2017 से चल रही है, उसकी सुनवाई का डेट 6 जनवरी 2026 शो कर रहा है। हो सकता है कि अलग डेट पर इसकी सुनवाई हो, या आगे चल के किसी एक डेट को फिक्स किया जाए और उस पर सुनवाई हो। फिलहाल अलग अलग डेट दोनों केस का शो कर रहा है। इसी में एक और केस है जो कि पहले इस केस के अंदर में था, लेकिन अब उसका सामने अलग से शो कर रहा है। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन वर्सेज सहारा ग्रेस कंज्यूमर ग्रीवेंस एसोसिएशन। इसकी लिस्टिंग डेट 5 जनवरी 2026 है। तो डेट पर डेट लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक चली रही है, लेकिन जब केस के फैसले हो जाते हैं तब भी उस पर सहारा अमल करती नहीं आ रही है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 2008 से जो शुरू हुआ था ओएफसीडी, कड़ा संदेश देने के बाद आरबीआई के मामला सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचता है तो न जाने कितने आदेश सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं माने गए, और इसी का उदाहरण है कि 4 कंटेम्प्ट पिटीशन सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। लोअर कोर्ट के आदेश सहारा के सामने मिथ्या है, इसीलिए अपने लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद निवेशक केस जीतते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलता। एजेंट केस जीतने के बाद अपना पैसा नहीं पा सकते। कर्मचारी केस जीतने के बाद अपने हक का सैलरी बकाया, एफएफ, पीएफ, ग्रेच्युटी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि आज तक 2011-12 से 2025 के बीच में अगर एक क्लीन आदेश, जजमेंट किसी भी कोर्ट का सहारा ने अगर माना होगा, उसका अनुपालन किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा कि हाँ, सहारा ने कोर्ट के इस आदेश को माना और वैसा किया है, अपने निवेशकों के हित के लिए, अपने एजेंट के हित के लिए, अपने एम्प्लॉइज के हित के लिए। और सहारा बहुत सारे केस हैं इनके जिनका मैं चर्चा ही नहीं करता हूँ, लेकिन इनकम टैक्स से इनका केस चल रहा है। उस पर जो सुनवाई होनी है वो 24 नवंबर को ही है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्सेज इनकम टैक्स, और इनका प्रधान कार्यालय, कमांड कार्यालय, हेड ऑफिस लखनऊ
जिसका केस इलाहाबाद कोर्ट के लखनऊ बेंच में चल रहा है। 17 नवंबर का रेफरेंस दे करके इन्होंने 21 नवंबर पहले डेट लिया। अब 5 जनवरी की सुनवाई का रेफरेंस दे करके इन्होंने सिटी सहारा केस में 9 जनवरी का डेट ले लिया है। तो एक माध्यम बन गया। वो तो यूपी गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है, नहीं तो ये वहाँ कायम रहते और एक जरिया बन जाता कि जब तक अब सेबी सहारा केस और अडानी प्रॉपर्टी डील पेंडिंग रहेगी तब तक उस पर ये काबिज रहते और जहाँ काबिज होंगे वहाँ काबिज रहेंगे। और जो यूपी गवर्नमेंट ने, लखनऊ एलडीए ने, नगर निगम ने कब्जे में ले लिया है, वहाँ से इनका हाथ अब खाली। तो ईडी सहारा केस 24 नवंबर को सुना जाना है। 24 नवंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। देखिए उस दिन किन किन केसों पर कोर्ट से क्या क्या डिसीजन आते हैं। पिनाक पानी मोहंती केस, जिसमें सीनियर एजेंट सहारा के, जिनके पास लगभग तैयारी जबरदस्त है, उनके पास डॉक्यूमेंट हैं, उनकी सुनवाई होती नहीं दिख रही है। डेट तो पड़ा है 16 दिसंबर का, लेकिन क्या लगता है कि उनको सुना जाएगा? सेबी सहारा केस में कई एजेंट लोगों के रिट पिटीशन है, याचिकाएं हैं, आईए लगे हैं, किसी को सुना जा रहा है? नहीं। तो जब जन जन की याचिकाओं को सुना ही नहीं जा रहा है, जनहित की याचिकाओं को हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रहे हैं, तो जन जन को न्याय कहां से मिलेगा? जन की याचिका सुनी जाएगी तब तो जन को न्याय मिलेगा। साथियों, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर चुके लोगों को जगाना थोड़ा मुश्किल है। और जब तक वो जागेंगे नहीं, एक माहौल नहीं क्रिएट करेंगे, शीर्ष प्रबंधन पर दबाव नहीं बनाएंगे, असलियत को पूरे देश के सामने, कोर्ट के सामने, मीडिया के ही माध्यम से नहीं लाएंगे, तब तक न्यायालय पर और दबाव नहीं बढ़ेगा। और दबाव बढ़ाने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ सहारा के शीर्षस्थ पदों पर बैठे लोग अब सामने आकर के असलियत को स्वीकार करें, असलियत को उजागर करें और न्यायालय के समक्ष उसको रखने का प्रयास करें। और ईडी की कार्रवाई है सराहनीय, लेकिन बहुत ज्यादा ही नहीं, बहुत ही ज्यादा समय के बाद हो रही है, क्योंकि अंदर अब कुछ बचा नहीं है, जीरो, शून्य है, कुछ नहीं बचा है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से लोअर कोर्ट ने जो निवेशकों के फरियाद को सुनते हुए फैसले दिए हैं, उसका डिसीजन आने के बाद ना निवेशकों को पैसा मिला, ना कुर्की के आदेश के बाद कोई ऐसी संपत्तियां किसी भी सहारा प्रबंधन के नाम से मिली जिनको कुड़ करके उनको पैसा दिया जा सके। वो जब चाहे, जैसे चाहे वैसे बिक्री करके उन पैसों को भुनाया अपने हित के लिए। निवेशकों को मिला क्या? सिर्फ सहारा के क्लोज लोगों से पॉजिटिविटी भरे सिर्फ शब्द। पैसे की समस्या है, ये पैसों से हल होगी। विवादित स्वरूप दिया है इसको, अनलीगल एक्टिविटीज, अनलीगल पॉलिसी ला करके सहारा लीगल कार्रवाई का सामना करे। निवेशकों की कमी नहीं है, वो निवेशकों ने तो सहारा कॉर्पोरेट जैसी कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा करके इन्वेस्ट कर दिया। तो निवेशकों की आर्थिक समस्या का हल, पैसे की समस्या का हल सिर्फ पैसा है। निवेशकों का विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं है, एम्प्लॉइज का दूर दूर तक नाता नहीं है। उन्होंने सहारा के लिए काम किया है, उनका पैसा मिलना चाहिए। एजेंट ने घरों घरों जा करके सहारा के प्लान को लोगों को समझाया है, पैसा जमा कराया है। स्वयं की तरक्की के लिए अर्निंग किए गए पैसों को, मेहनत करके कमाए गए पैसों को एजेंट ने भी जमा किया है। तो सबको पैसा चाहिए और पैसे की समस्या सिर्फ और सिर्फ पैसे से हल होती है। कोर्ट कचहरी जिनकी गलतियों की वजह से हुआ है वो जाए कोर्ट कचहरी, वो लड़े मुकदमा। जिन्होंने प्रॉपर्टियां सेल की हैं वो जीवन भर जेल में रहें या सड़े या जो भी उनका हो, लेकिन जिनसे पैसा लिया गया है, जिनका हक पैसे का बनता है, उनका समस्या पैसों से हल होगा। हफ्ते, महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद कोर्ट में पड़ रहे डेट से उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनसे उनका पेट नहीं भरेगा। उन्होंने पैसा जमा किया है और उम्मीद किया है, अपने अच्छे जीवन के भविष्य का सपना देखा है उन्होंने, और वो पूरा करता है। उनका बड़ा हुआ वो मैच्योरिटी का अमाउंट, वो पैसा उनको चाहिए। सबकी ज़रूरतें पैसा है और पैसा को भुनाया है तो शीर्ष प्रबंधन सहारा ने। जिनका पैसा है वो पैसे के लिए मोहताज है, और इसका हल एक ही है कि बंद मुट्ठी की तरह ताकतवर बनिए, एक फैले हुए हाथ की तरह कमजोर नहीं। इस तरह से ताकतवर बनेंगे तो सब झुकेगा। बिखरे रहेंगे, अलग अलग आंदोलन ग्रुप बना करके पूरे देश में भ्रमण करते रहेंगे, शायद उतना सफलता नहीं मिलेगा। एक मंच, एक संगठन, एक ललकार,
एक पुकार कि सिर्फ सहारा का भुगतान, एजेंट का कमीशन, एम्प्लॉइज का पूरा बकाया सैलरी, एफएफ, पीएफ, ग्रेच्युटी, सारे लोगों के मुख से सिर्फ और सिर्फ यही शब्द। सभी संगठन जो आज बिखरे हैं सैकड़ों में, हजारों में, वो मिल करके लाखों में हो, फिर करोड़ों में हो, तो सहारा ग्रुप क्या, भारत की सर्वोच्च न्यायालय क्या, भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, भारत की चिट फंड कंपनियों की औकात है क्या? सभी झुकेंगे, सभी के साथ न्याय होगा। जो दबे सहमे हैं, जो कि कई कंपनियों में, अलग अलग चिट फंड कंपनियों में निवेश किया और उनका भी पैसा फंसा है, वो भी बातें ऊपर आएंगी और उनको भी पैसा मिलेगा, चाहे वो PACL हो या कोई भी अन्य कंपनी हो। सबके भुगतान का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन यूनिटी जरूरी है, एक मंच पर आना जरूरी है, एक बुलंद आवाज में एक मत होके बोलना जरूरी है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।